अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है जी? नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन ये है जनाब कि हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं और उन टेबल्स में जो डाटा है उनमें माइट भी डाटा वैल्यूज रिपीट हो रही हो, रिडंडेंट हो। तो हमारे पास वो रिडंडेंट डाटा रिमूव करने के लिए, टेबल्स को मोर सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए हम एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन इज एक्चुअली अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक डीबी डिजाइन मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। ठीक है। अ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस हेल्प्स, किसको हेल्प कर रहा है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। इसका ये मतलब नहीं है कि जब हमने डेटाबेस की कंसिस्टेंसी रखनी है तो उसके लिए हमें नॉर्मलाइजेशन लाजमी करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये एक स्ट्रांगली रिकमेंडेड एक्टिविटी है। जब भी हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की फेज को पूरा कर लेते हैं उसके बाद रिकमेंडेड है कि हम नॉर्मलाइजेशन करें। Not a must means के consistency of the database can be maintained even without a normalized database design. However, it will make difficult for the designer. क्यों? क्योंकि unnormalized relations are more prone to errors या anomalies. अच्छा, anomalies या errors, ये anomalies खास तौर पर यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल होगा, उसका मतलब है वो ऐसे errors हैं जो might भी आपको फौरन उस वक्त इफेक्ट ना करते हो लेकिन लेटर ऑन वो लाजमी करेंगे एक पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने पर। सही है। तो इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में हमें एफडीज चाहिए होती हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं। और ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं ये डिजाइनर क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि एक्चुअली ये जो सिस्टम डेवलप हुआ हुआ होता है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और डिजाइनर्स को उसके अंदर से इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ओके। नॉर्मलाइजेशन हमारे पास इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसीज, और ये एक टाइप ऑफ रिलेशन है बिटवीन किसके दरमियान? एक रिलेशन के एट्रीब्यूट्स के दरमियान। डेफिनेशन देख लेते हैं, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल सी बातें हो गई हैं तो थोड़ा सा ये में इसे समझ आ जाएगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, पहली बात सवाल ये पैदा होता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं जी कि इफ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन आर, अगर एक रिलेशन है उसके अंदर ए और बी दो एट्रीब्यूट हैं, देन बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए इफ each value of A in relation R is associated with exactly one value of B. In short हम कहते हैं कि A एरो का निशान और उसके बाद 20 का मतलब है कि ए जो है वो डिटरमिन कर रहा है बी को। बी की वैल्यू, इन अदर वर्ड्स बी की वैल्यू डिपेंड कर रही है ए के ऊपर, या ए डिटरमिन कर रहा है बी की वैल्यू को। इसका ये मतलब नहीं होता कि ए से हम कोई वैल्यू निकाल रहे हैं एज अ रिजल्ट वो बी है, ऐसा हरगिज मतलब नहीं है, बल्कि ए डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है। इस केस में हम कहते हैं कि ए जो है वो क्या है? वो डिटर्मिनेंट है, और बी क्या है? वो डिपेंडेंट है। थोड़ा सा आगे आपको क्लियर हो जाता है। ये कहते हैं कि जी इट डज नॉट मीन दैट ए डिराइव्स बी, ऑल्दो इट मे बी के सम टाइम, हो सकता है कभी कोई ऐसा केस अराइज हो कि बी जो दूसरी तरफ एरो हेड के है उसकी वैल्यू ए के थ्रू ड्राइव हो रही हो, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज द केस। ये ओकेजनली हो सकता है। ठीक है। ओके, उसका मतलब ये हुआ कि इफ वी नो द वैल्यू ऑफ ए देन वी कैन प्रिसाइजली डिटरमिन अ यूनिक वैल्यू ऑफ बी। एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ आती है आगे थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के सिर्फ, उन नामों के सिर्फ दो कॉलम्स गिवन है। अब अगर हम एम्प्लॉय आईडी 1 को पकड़ें तो एम्प्लॉय आईडी से हम एम्प्लॉय नेम डिटरमिन कर सकते हैं। अब अगर एम्प्लॉय आईडी 1 होगा तो उससे कॉरिस्पॉन्डिंग उसका नेम रखा होगा वो हमें पता चल जाएगा। तरह एम्प्लॉय आईडी 2 के कॉरिस्पॉन्डिंगली क्या नाम होगा वो हमें पता चल जाएगा। एम्प्लॉय आईडी 3 के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या नाम रखा हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। इसका मतलब है इस रिलेशन में एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय नेम।
सही। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिलेशन है जिसे हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट है ए बी सी डी और ई। अच्छा, एरो हेड के इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पर जो चीजें हैं उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, और एरो हेड के राइट साइड पर जो चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट्स। अब हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि ए डिटरमिन कर रहा है बी सी और डी की वैल्यू को, या हम कहेंगे कि जनाब फॉर एग्जांपल डी जो है वो हमारे पास डिटरमिन कर रहा है डी और ई की वैल्यू को। डी अपने आप को भी डिटरमिन कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक हम क्वेरी डालते हैं जी एक असलम नाम के बंदे का नाम क्या है, उस तरह की सिचुएशन में उसका आंसर वो यही करेगा कि असलम नाम के बंदे का नाम तो असलम ही है। उसे कहते हैं जी ये वाली रिफ्लेक्सिव, नहीं रिफ्लेक्सिव कह लें या एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, मतलब अपने आप को ही ये डिटरमिन कर रहा है। एनी हाउ, जब भी एक डिटर्मिनेंट किसी डिपेंडेंट की वैल्यू को डिटरमिन कर रहा है तो हम उससे कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। और फंक्शनल डिपेंडेंसी में जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन कर रहा है एम्प्लॉय के नेम को। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एक टेबल के अंदर गिवन है और उस स्टूडेंट के ग्रेड्स का एक कॉलम है। तो जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट के कॉलम जो कि जिसके अंदर हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर है उसको मैं अगर चूज करती हूँ, वहां से सेलेक्ट करती हूँ मैं किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, मैं वहां से कॉरिस्पॉन्डिंगली उसका ग्रेड फाइंड कर सकती हूँ। उसका मतलब है मैं इस साइड पर अगर उसका रोल नंबर लिखती हूँ और दूसरी तरफ उसका ग्रेड लिखती हूँ तो इसका मतलब रोल नंबर एरो ग्रेड लिखा हुआ होगा। ये एक फंक्शनली यानी कि ग्रेड डिपेंड कर रहा है अपने डिटरमिन होने के लिए रोल नंबर के ऊपर। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के केस में एम्प्लॉय नेम डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर कि उसकी वैल्यू डिटरमिन की जाए। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये फंक्शनल डिपेंडेंसी की एक एग्जांपल आ जाती है। हमारे पास एक स्टूडेंट का एक टेबल है और उस स्टूडेंट के टेबल में मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, प्रोग्राम का नेम है और क्रेडिट्स है। अब अगर मैं इसमें से स्टूडेंट आईडी को चूज करती हूँ तो मैं किसी भी स्टूडेंट का आईडी अगर मुझे पता हो तो मैं उसका स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसके प्रोग्राम का नेम और वो कितने क्रेडिट्स उसने चूज किए ये मैं सब डिटरमिन कर सकती हूँ उस गिवन टेबल की बेस के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब है एस टी आई डी एरो स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस प्रोग्राम नेम क्रेडिट्स, ये एक एफ डी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ये सारे एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं अपने डिटर्मिनेशन के लिए स्टूडेंट आईडी के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास एक और इसी टेबल के मुताबिक एक और एफ डी बन सकती है कि जी अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम का नेम पता हो, प्रोग्राम का नेम पता हो तो मैं उस प्रोग्राम के नेम के अकॉर्डिंगली वो कितने क्रेडिट आर का प्रोग्राम है मैं ये भी पता चला सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट्स इस केस के अंदर डिपेंडेंट है और प्रोग्राम नेम इस केस के अंदर डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पर जो आपको गिवन एग्जांपल में जो स्टूडेंट के टेबल से आगे ये जो नीचे दो चीजें नजर आ रही है स्टूडेंट आईडी एरो स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस प्रोग्राम नेम क्रेडिट्स, ये एक एफ डी है। इसी तरह से प्रोग्राम नेम डिटरमिन करा क्रेडिट को तो ये एक दूसरी एफ डी है। ने गिवन टेबल की मोर देन वन एफ डीज भी हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एफ, वही जो पिछला हमारे पास टेबल था जिसकी प्रोटोटाइप आपके सामने लिखी हुई थी जी स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस प्रोग्राम नेम प्रोग्राम क्रेडिट्स। इसी टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज डाल दी गई हैं और ये वैल्यूज डालने के बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास एफ डी हमें कैसे हेल्प कर रहा है इस केस में। अब एफ डी एग्जाम्पल फ्रॉम द टेबल, वही पिछला टेबल इस्तेमाल हुआ है और उसमें एग्जाम्पल्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस टेबल के अंदर जो डाटा गिवन है उसकी बेस पे मैंने कहा कि स्टूडेंट आईडी कैन डिटरमिन स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस प्रोग्राम नेम प्रोग्राम का क्रेडिट। तो इसका मतलब है मैं यहाँ से अगर किसी भी एक स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल S1018 का अगर मैं लेती हूँ स्टूडेंट आईडी तो मैं जाहिर है उसका स्टूडेंट का नाम भी गेस कर सकूंगी टेबल के मुताबिक, क्योंकि स्टूडेंट आईडी इस केस में हमारे पास हमें पता चल रहा है कि हम किसी भी स्टूडेंट का आईडी अगर लेंगे तो हम उसका नाम भी देख सकेंगे डायरेक्टली, स्टूडेंट का एड्रेस देख सकेंगे, उसके प्रोग्राम का नेम देख सकेंगे, उसके प्रोग्राम के क्रेडिट्स देख सकेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई और स्टूडेंट है मिसाल के तौर पर S1038 तो मुझे अगर ये किसी भी स्टूडेंट का आईडी पता चल गया है तो मैं अकॉर्डिंगली उस स्टूडेंट का नेम उसका एड्रेस प्रोग्राम का नेम प्रोग्राम का क्रेडिट
आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ। दूसरी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखी हुई है वो लिखी हुई है जी प्रोग्राम नेम डिटरमिन्स द क्रेडिट। अगर मुझे यहाँ पर कोई भी एक गिवन प्रोग्राम के क्रेडिट आवर्स जानने हो और मुझे उसके प्रोग्राम का नाम गिवन है, मिसाल के तौर से कोई पूछता है कि बीसीएस कितने क्रेडिट आवर्स का, तो डायरेक्टली आप बीसीएस के अकॉर्डिंगली उसके प्रोग्राम क्रेडिट्स देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो किसी भी स्टूडेंट एड्रेस की बेस पर उसके प्रोग्राम का क्रेडिट देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी तरह से आप स्टूडेंट के नेम की बेस पर भी उसके प्रोग्राम का क्रेडिट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट नेम कैन बी मोर देन वन टाइम रिपीटेड इन द सेम टेबल। बिल्कुल सेम नाम के 2 3 4 5 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम नामों के भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस अगर प्रोग्राम क्रेडिट डिटरमिन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है दे कैन नॉट बी डिटर्मिनेंट। द ओनली डिटर्मिनेंट हेयर इज प्रोग्राम नेम। सिर्फ प्रोग्राम के नेम की बेस पर ही प्रोग्राम क्रेडिट को डिटरमिन किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम नेम से हम प्रोग्राम क्रेडिट डिटरमिन कर सकते हैं। ये एक एफडी है। हम स्टूडेंट के आईडी से मजीद बाकी एट्रीब्यूट्स इस केस में डिटरमिन कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज। तो ये भी एक एफडी है, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। फिर हमारे पास आ जाता है कि जी हम एफडीज को इस्तेमाल करते हुए कीज भी डिटरमिन कर सकते हैं। वो किस तरह से कि जी वी कैन डिटरमिन द कीज ऑफ अ टेबल सीइंग इट्स एफडीज। ओके, द डिटर्मिनेंट ऑफ एन एफडी एक ऐसा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट वो वाली चीज मैं कह रही हूँ जो कि एरो हेड के लेफ्ट साइड पर है। ओके, द डिटर्मिनेंट ऑफ एन एफडी दैट डिटरमिन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट टेबल इज द सुपर की। सुपर की हम देखते हैं जी, सुपर की क्या होती है? सुपर की एक ऐसी की होती है जो कि हमें टुपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, और इसके अंदर एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। ये एक एट्रीब्यूट भी सुपर की हो सकती है, और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिलकर कॉम्बिनेशन में भी सुपर की बना सकते हैं। तो अगर तो एफडी का डिटर्मिनेंट ऐसा है कि वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स बार बार बताएंगे आपको कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स अगर वो उस गिवन टेबल के डिटरमिन कर सकता है, तो उस केस में वो सुपर की भी कहलाएगा। अच्छा, और कैंडिडेट की एक दूसरी हमारे पास नेम हम सुनते हैं, और वो कैंडिडेट की क्या होती है जी? कैंडिडेट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, लेकिन कैंडिडेट की को हम मिनिमल सुपर की भी कहते हैं। ये लफ्ज यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो एक सुपर की होती है एक बड़ी बड़ी, ठीक है। तो मिनिमल लेवल के ऊपर जो एक की होती है दैट इज कैंडिडेट की। अगर कोई सुपर की ऐसी होती है जो कि सिर्फ ही एक एट्रीब्यूट के ऊपर मुश्तमिल है, तो हम कहते हैं कि वो सुपर की भी है और वो कैंडिडेट की भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है जी मिनिमल सुपर की इज द कैंडिडेट की, ठीक है। मिनिमल सुपर की एक कैंडिडेट की भी है, ये वही बात जो भी मैंने बता दी है पहले ही। So if a determinant on an FD determines all the attributes of that relation, then it is definitely a super key। का मतलब ये वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है जो कि सारे के सारे रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन डिटरमिन कर रहा है, तो इसका मतलब है वो एक जो आपका है वो उसको हम सुपर की भी कह रहे हैं, ठीक है। वो सुपर की भी होगा। मिनिमल सुपर की इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। उसके बाद कहता है कि इफ देयर इज नो अदर फंक्शनल डिपेंडेंसी वेयर अ सबसेट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट या सुपर की इज अ सुपर की, देन इट इज अ कैंडिडेट की। सादा लफ्जों में बात करते हैं कि अगर आपके पास टेबल के अंदर कोई भी ऐसा की मौजूद है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है जो कि सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर देता है रिलेशन के, तो हम कहते हैं कि वो एक सुपर की भी है। और कैंडिडेट की कब होगा कि जी व्हेन इफ देयर इज नो एफडी, कोई भी ऐसी एफडी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने बताया कि एक टेबल में एक से ज्यादा एफडीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो अगर उस टेबल के अंदर कोई भी ऐसी एफडी नहीं है जहां पर उस एफडी का सबसेट वो एक सुपर की नहीं है, देन इट इज ऑल्सो कैंडिडेट की। सो एफडीज हेल्प टू आइडेंटिफाई की। मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय का, हमारे सामने एक टेबल गिवन है, और एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट सैलरी गिवन।
इसमें देखें एक एफडी तो हमारे पास ये है कि जी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय एड्रेस को डिटरमिन कर रही है। एक एफडी हमारे पास ये आ गई। यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए हम ये मेंशन नहीं कर रहे यहाँ पे। दूसरा हमारे पास है कि जी दूसरी एफडी हमारे पास क्या बन रही है, कि अगर मैं एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी को कंबाइन देखूं तो ये दोनों मिलकर उस गिवन प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी सैलरी किसी एम्प्लॉय को मिल रही है, ये दोनों मिलकर ये डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने दो एफडीज आइडेंटिफाई कर ली जो इस टेबल के अंदर गिवन थी। नाउ इस गिवन एफडी का अगर मैं कोई सबसेट देखूं तो इसके सिर्फ गिवन एफडी के सिर्फ दो सबसेट पॉसिबल हैं। एक तो ईआईडी इटसेल्फ जो पहले भी लिखा हुआ है, दूसरा है प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है। स्टेटमेंट बाद में ये लिखी हुई है आपके पास दोबारा से कि इफ देयर इज नो अदर एफडी वेयर अ सबसेट ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज अ सुपर की। सुपर की कब है जनाब? जब वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहा है। ठीक है। देन इट इज अ कैंडिडेट की। ठीक है। अब कोई भी ऐसी एफडी नहीं है, यहाँ पे देखें, यहाँ इन दोनों ये इस एफडी के केस में और इसके सबसेट के केस में, इसका सबसेट ईआईडी है, ईआईडी के केस में वो देखे वो सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमिन नहीं कर रहा है। इसी तरह से इसका एक सबसेट आता है प्रोजेक्ट आईडी, तो प्रोजेक्ट आईडी अलोन प्रोजेक्ट सैलरी को डिटरमिन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों मिलकर ही सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। दोनों मिलके कैसे कर रहे हैं जी? एक तो ये दोनों मिलके प्रोजेक्ट सैलरी दे ही रहे हैं। दूसरा ईआईडी और प्रोजेक्ट ईआईडी, यहाँ पे आप देखो ई नेम, ई डिपार्टमेंट, ई एड्रेस, तीन चीजें ये खुद अकेला डिटरमिन कर रहा है और प्रोजेक्ट आईडी को साथ मिलाने के बाद प्रोजेक्ट सैलरी कर रहा है। इसका मतलब है कि इस पूरे एफडी का जो सबसेट है ईआईडी या प्रोजेक्ट आईडी, वो अलोन सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन नहीं कर रहे। उसका मतलब वो सुपर की नहीं है। उसका मतलब है ये ईआईडी और प्रोजेक्ट आईडी एक कैंडिडेट की है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास देखें एक स्टूडेंट का टेबल है और इस स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, प्रोजेक्ट नेम है, एड्रेस है, NICCGP है। अब अगर स्टूडेंट आईडी देखें तो एक एफडी हमारे पास ये बनती, स्टूडेंट आईडी है तो हम सारे जो है वो स्टूडेंट का नेम, प्रोजेक्ट का नेम, एड्रेस, NICCGPA डिटरमिन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर NIC गिवन है तो स्टूडेंट का नेम, प्रोजेक्ट का नेम, एड्रेस, स्टूडेंट आईडी, CGPA ये डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, जब हम स्टूडेंट आईडी से ये सारे के सारे एट्रीब्यूट, आप देखिए स्टूडेंट आईडी से सारे के सारे एट्रीब्यूट डिटरमिन कर सकते हैं, इसका मतलब स्टूडेंट आईडी एक सुपर की है। सिंस ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, मजीद इसका कोई सबसेट बन भी नहीं सकता, तो ये कैंडिडेट की भी है। इसी तरह से NIC को अगर आप देखो तो NIC से भी हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहे हैं, तो मतलब है ये एक सुपर की है। लेकिन सिंस ये है ही एक एट्रीब्यूट पर, मजीद इसके सबसेट भी पॉसिबल नहीं है, तो ये कैंडिडेट की भी है। इसका मतलब है कि गिवन एग्जाम्पल में हमने दो कैंडिडेट कीज आइडेंटिफाई की। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फरेंस रूल। इन्फरेंस रूल हमारे एफडीज और नॉर्मलाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं जी। These are called inference axioms or Armstrong axioms. These are rules that establish certain FDs from a given set of FDs. ठीक है? That establish certain FDs. And these rules are very sound. ये आपको आगे FDs के में ही आपको पता चलते जाते हैं। पहला रूल हम देखते हैं कि क्या है जी। रिफ्लेक्सिविटी पहला रूल है कि if B is a subset of A, then A determines B। यानी अगर B सबसेट है A का तो हम कहते हैं कि A B को डिटरमिन कर सकता है। इसका ये मतलब भी है कि A अपने आप को डिटरमिन कर रहा है, ये हमेशा बात ट्रू है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का एड्रेस जो है वो स्टूडेंट के नेम को डिटरमिन करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का एड्रेस स्टूडेंट नेम को डिटरमिन कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि स्टूडेंट नेम ही स्टूडेंट नेम को भी डिटरमिन कर रहा है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी, अपने आप को ही डिटरमिन करना। ठीक है। दोबारा से देखते हैं, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, आप देखें यहाँ पे बी क्या है? स्टूडेंट नेम। सबसेट कैसे है जी? स्टूडेंट नेम और एड्रेस का ये एक छोटा सा सबसेट है।
तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट नेम इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस। इफ इट इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम कहते हैं कि ए डिटरमिन बी, इसका मतलब है ये वाली ए जो है ये इसको बी को डिटरमिन करे। ये बात ठीक हो गई। इट ऑल्सो एम्प्लॉय दैट ए डिटरमिन्स ए ऑलवेज होल्ड, ये इसका मतलब ये हुआ कि ए अपने आप को भी डिटरमिन कर सकता है। ठीक है, पहले सिंपल है अपने आप को डिटरमिन करने वाला रूल। रिफ्लेक्सिविटी इसको हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास ऑगमेंटेशन रूल है। ये क्या कहता है कि इफ वी हैव ए डिटरमिन्स बी, देन कोई भी एक चीज जो मैं सी से मल्टीप्लाई करूं और बी से मल्टीप्लाई करूं तो इफेक्ट उसका सेम आएगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इफ वी हैव ए डिटरमिन्स बी, इसका मतलब है ए से डिटरमिन कर देगा बी सी को। या एग्जांपल देखें तो हम यूं कहेंगे कि अगर स्टूडेंट आईडी जो है वो डिटरमिन करे स्टूडेंट के नेम को, तो इसका मतलब है अगर मैं दोनों साइड पर स्टूडेंट एड्रेस भी अगर ऐड कर दूं तब भी वो वही चीजें डिटरमिन करेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं स्टूडेंट आईडी के साथ स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट एड्रेस मिलाऊं तो ये दोनों चीजें मिलकर भी क्या चीजें डिटरमिन करेंगी, स्टूडेंट नेम को और स्टूडेंट के एड्रेस को। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन। तीसरी हमारे पास आ जाता है, तीसरा रूल हमारे पास है ट्रांजिटिविटी का, और वो कहता है कि इफ ए डिटरमिन्स बी एंड बी डिटरमिन्स सी, देन ए डिटरमिन्स सी। मिसाल के तौर पर ये तो मैथमेटिक्स वाला ट्रांजिटिविटी है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट का आईडी प्रोग्राम नेम को डिटरमिन कर रहा है और प्रोग्राम नेम क्रेडिट को डिटरमिन कर रहा है, तो सिंपली सी बात है कि स्टूडेंट का आईडी जो है वो क्रेडिट को, स्टूडेंट का आईडी क्रेडिट को भी डिटरमिन कर सकता है। चौथा हमारे पास आ जाता है एडिटिविटी और यूनियन। इफ ए डिटरमिन्स बी एंड ए डिटरमिन्स सी, देन ए डिटरमिन्स बी सी। एग्जाम्पल, हम अगर यूं लिखते हैं कि हम कहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन करा एम्प्लॉय के नेम को और एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन करा क्वालिफिकेशन को, तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय के नेम और क्वालिफिकेशन दोनों को ही डिटरमिन कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी। हमने इन चीजों को यूनियन कर दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी प्रोजेक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। अगर हम यू लिखते हैं कि ए डिटरमिन्स बी सी, तो हम यू भी लिख सकते हैं कि फिर इसका मतलब है ये इट इज इक्वल कि हम यू लिख दें कि ए डिटरमिन्स बी एंड ए डिटरमिन्स सी, यानी मैंने एक बड़े बी सी को डिकम्पोज करके दो अलग अलग छोटे डिटरमिन्स में मेंशन कर दिया, ए डिटरमिन्स बी एंड ए डिटरमिन्स सी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ इफ एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन कर रहा है एम्प्लॉय के नेम को और क्वालिफिकेशन को, तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय का नेम एंड एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन को डिटरमिन कर। फिर आ जाता है सूडो ट्रांजिटिविटी। इफ इफ ए डिटरमिन्स बी एंड सी बी डिटरमिन्स डी, देन ए सी डिटरमिन्स डी। कैसे हो रहा है ये जी कि अगर ए डिटरमिन कर रहा है बी को, ठीक है, एंड सी भी डिटरमिन कर रहा है डी को, तो इसका मतलब है कि बी की जगह पर उसने ये वाला ए रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सूडो ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट एग्जैक्टली बट उस जैसा सा, मतलब उसका रिफ्लेक्शन दे रहा है थोड़ा, कुछ यूं कह लें आप। तो अब देखें यहाँ पर बी की जगह, क्योंकि ए बी को डिटरमिन करा तो मैं बी की जगह ए लिख सकती हूँ, तो अब यहाँ पर आ जाएगा ए से डिटरमिन्स डी, यही चीज यहाँ पर लिखी है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के नेम को डिटरमिन कर रहा है एंड स्टूडेंट का नेम फर्स्ट नेम स्टूडेंट के एड्रेस को डिटरमिन कर रहा है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ जी, स्टूडेंट के नेम की जगह जो ये है चीज, इसकी जगह मैं स्टूडेंट आईडी लिख दूं यहाँ पे, तो स्टूडेंट आईडी और फर्स्ट नेम मिलकर भी स्टूडेंट के एड्रेस को ही डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, इन्फरेंस रूल्स हैं जो हमें इस्तेमाल हो रहेंगे नॉर्मलाइजेशन में भी और एफडीज के अंदर जरूरी है। इसके बाद आ जाते हैं नॉर्मल फॉर्म्स, और नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ी थी, मतलब थोड़ा सा हमने अभी स्टार्ट में देखा था नॉर्मलाइजेशन क्यों करें डेटाबेस में जो हमारे टेबल हैं उनमें से रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए और अपने डेटाबेस के टेबल्स को सिंपल बनाने के लिए, और इसलिए भी कि जो एनॉमलीज उसमें बाद में अराइज होती हैं वो बाद में अराइज ना हो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, सिक्स तक है, और BCNF है। तो ये हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। पहले हम देखते हैं जी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है।
हम कहते हैं कि एक रिलेशन जो है ना वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है अगर इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ का मतलब हम इसको यूं पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ एवरी एट्रीब्यूट इन एवरी टुपल कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू का मतलब है कि मजीद वो डिवाइड नहीं हो सकती। ये लफ्ज हमने गालबन पहले भी इसके बारे में बात की हुई है कि एटॉमिक वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, ओके। रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अगर उसके हर एट्रीब्यूट जो हर टपल के अंदर है, हर टपल्स के अंदर हर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो एटॉमिक फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं पर भी मल्टी वैल्यूड जो है ना वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, ठीक, मिसाल में अभी आपको दिखा देती हूँ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। उसके बाद क्या आता है कि मल्टीपल वैल्यूज क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये भी देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए। ये हम देखते हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, प्रोग्राम का नेम और उसके जो वो बुक आईडी गिवन है। और ये एक डेटा है जो कि हमारे पास एक लाइब्रेरी ने रखा हुआ है। और वो कहते हैं कि जी स्टूडेंट 1020 जो में जो स्टूडेंट है उसका नाम ये है, उसका एड्रेस है, उसका प्रोग्राम का नाम है, और उसने जो बुक इशू कराया वो है बुक B00129। इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स की जो है वो उसने अपनी आईडी सेव कराई हुई है, बुक आईडीज। इसी तरह से हम देखते हैं तीसरे रॉ में जो स्टूडेंट है दैट इज S1015। तो उस स्टूडेंट ने जो है वो दो बुक इशू कराई हैं और उस बुक आईडी के वैल्यू में दो वैल्यूज इकट्ठी एंटर हुई हुई हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मैं रिलेशनल अलजेब्रा वाला काम करती हूँ या कोई सेलेक्ट करती हूँ या कोई ज्वाइनिंग करने लगती हूँ और मैं कहती हूँ कि सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी वेयर, मैं एक क्वेरी लिख रही हूँ सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी वेयर स्टूडेंट सॉरी वेयर आईडी इक्वल टू 1038। तो सिंपल वो इस टेबल में चेक करेगा S1038 कौन सी है और उसके जो है वो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोग्राम नेम, बुक आईडी वगैरह हम मैं कहती हूँ कि वो सारी चीजें डिस्प्ले कर दें तो वो जी डिस्प्ले हो जाती है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्वेरी लिखती हूँ जी S1018 को सिलेक्ट किया जाए और उससे रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शो कर दी जाए। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक चलेगा, उसका कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यही वाली क्वेरी लिखती हूँ बुक आईडी की बेस पर, मैं कहती हूँ जी बुक 00129 जिस स्टूडेंट के पास है उसका डेटा दिखाया जाए, तब तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। लेकिन व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि मुझे बुक 8945 का डेटा चाहिए, या मैं यूं कहूंगी कि बुक 06352 का डेटा दिखाएं, या मैं इकट्ठा ही को कंबाइन करके कहूंगी कि जी बुक 08945 बुक 06352 इसका डेटा दिखाया जाए। तो ये वाली चीज जो है वो हमारे पास सिलेक्शन में या क्वेरी लिखने में मसला कर रही है, या मैं उसको किस तरह से लिख रही होंगी। तो इसी तरह से अगर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ और मैं ज्वाइन की कंडीशन के ऊपर बुक आईडी के ऊपर ये ज्वाइन लगाती हूँ तो फिर हमारे पास फिर से ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है हमारे पास मल्टी वैल्यूड जो है वो बुक आईडी वो एक प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग में भी या सिलेक्शन में भी। तो हम क्या करेंगे, रिमेंबर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इन द मैपिंग प्रोसेस। वो हमने क्या किया था कि हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को इस तरह से करेंगे कि हम रहने इसको इसी तरह ही देंगे लेकिन इनको हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू कर देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे हर आईडी के अगेंस्ट पूरी सारी डेटा वैल्यूज है, इसी तरह इन दो बुक आईडी के अगेंस्ट भी सारी वैल्यूज होंगी और वो इस तरह से ये 8945 के आगे भी हमने सारी वैल्यूज ऐड कर दी और 6352 के लिए भी मैंने सारी वैल्यूज हमने ऐड कर दी। अब यहाँ पर अगर मैं कोई ज्वाइन लगाती हूँ या कोई सिलेक्ट की क्वेरी लगाती हूँ और मैं कहती हूँ जी कोई ऐसा दिखाया जाए डेटा जहाँ पर बुक आईडी जो है वो 06532 हो तो हमें आसानी से वो डाटा मिल सकता है। इसी तरह से अगर ज्वाइन लगाया जाए बुक आईडी को इस्तेमाल करते हुए तो तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने की और वो ये है कि एस आई डी जो है ना अब हमारे पास, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो एक प्राइमरी की है अगर फर्ज करें, तो फिर हमारे पास इस केस में आप देखिएगा कि यहाँ पर S1015 रिपीट हो गया है। नाउ इट इज नो मोर अ प्राइमरी की। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ये वाला टेबल अभी जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है,
इसके बारे में थोड़ा सा आगे आ जाता है, इसके हमारे पास अगर इस तरह हो तो क्या हो। दूसरा हमारे पास आ जाता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है कि जी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा कैसे है जी, एन एट्रीब्यूट बी इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए इफ, कैसे, इफ द बी कैन बी डिटरमिन्ड बाय होल ऑफ ए नॉट बाय एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। डेफिनेशन आपको यूं बेहतर समझ आएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिलेशन है और वो कहते हैं कि क्लास का रिलेशन में क्लास कोर्स का आईडी है, स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, फैकल्टी का आईडी है, रूम है और ग्रेड है। इसी तरह से हमारे पास जो एफडीज बनती हैं वो यूं हैं कि जिन्हें आप कोर्स आईडी स्टूडेंट आईडी मिलकर स्टूडेंट का नेम, फैकल्टी का आईडी, रूम और ग्रेड डिटरमिन करें। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट का आईडी स्टूडेंट के नेम को डिटरमिन करें। इस तरह से कोर्स का आईडी हमारे पास फैकल्टी के आईडी को और रूम को डिटरमिन करें। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी ये दो चीजें मिलकर ये बाकी सब चीजें डिटरमिन कर रही हैं, स्टूडेंट नेम, फैकल्टी आईडी, रूम, ग्रेड। वेरी फाइन। अगर इसका कोई सबसेट देखा जाए कोर्स आईडी और एस टी आई डी का, तो वो दो बनते हैं, एस टी आई डी और सी आर आई डी। नाउ एस टी आई डी को देखें तो जी वो स्टूडेंट के नेम को डिटरमिन कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी एक बन रहा है। इसका एक दूसरा सबसेट है दैट इज कोर्स आईडी। तो कोर्स आईडी किस किस को डिटरमिन कर रहा है, दैट इज एफ आई डी और रूम। इसका मतलब है ये दो चीजें मिलकर अगर सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमिन कर रहे हैं तो वो सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमिन इसके अलावा इनके सबसेट भी डिटरमिन कर सकते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट नेम, एफ आई डी और रूम जो है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी के ऊपर, बल्कि ये पार्शियली डिपेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भी इनका ये चीजें कर सकता है और इनके सबसेट भी ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब है ये तीनों चीजें पार्शियली डिपेंड कर रही हैं। लेकिन आप देखें ग्रेड एक ऐसी चीज है जो कि स्टूडेंट आईडी भी डिटरमिन नहीं कर सकता सबसेट, और ना ही कोर्स आईडी सबसेट डिटरमिन कर सकता है। इसका मतलब ग्रेड एक ऐसी चीज है जो कि कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी के ऊपर फुली फंक्शनल डिपेंड कर रही है। अब आपको ये डेफिनेशन सही से समझ आएगी कि एन एट्रीब्यूट बी इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, यानी और उसके बाद क्या कहता है, इफ द बी कैन ओनली बी डिटरमिन्ड बाय होल ऑफ ए नॉट बाय एनी प्रॉपर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पर आप बी की जगह पर कंसिडर कर लें ग्रेड को, ये वाली चीज। तो हम दोबारा पढ़ते हैं इसको कि एन एट्रीब्यूट बी यानी कि ग्रेड इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। ए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी, ठीक है, इसके ऊपर फुली फंक्शनली डिपेंड कर रहा है। कब कर रहा है? अगर हम कहते हैं कि इफ बी कैन बी डिटरमिन्ड बाय होल ऑफ ए, यानी उसके कॉम्बिनेशन मुकम्मल तौर पे पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन से डिटरमिन हो रहा है, नॉट बाय एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी जो अलग अलग जब डिटरमिन कर रहे हैं तो वो अलग अलग डिटरमिन नहीं हो रहा, तो हम उस केस में कहते हैं कि ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आवर रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ। क्या शराइत है इसकी कि जी इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, पहली शर्त, और दूसरी क्या है, एंड ऑल दी नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन की। क्या मतलब है, दैट इज देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं हमारे सामने एक टेबल है, ये इसमें फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है या पार्शियल डिपेंडेंसी है ये भी आपको पता चल जाता है। क्लास है, क्लास के टेबल में कोर्स आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एफआईडी, रूम और ग्रेड, ये वो एग्जांपल है। कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, आप देखें कि सारी चीजें डिपेंड हमें जो है वो मिल रही हैं, और स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट नेम है, कोर्स आईडी से एफआईडी और रूम है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सी चीज ऐसी है कि ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स। अब ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कौन कौन से की एट्रीब्यूट्स, तो कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी है। नॉन के एट्रीब्यूट कौन से, स्टूडेंट नेम, एफआईडी, रूम और ग्रेड। तो क्या कहता है कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट, ऑल नॉन की ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन की, तो हम कहते हैं कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। और यहाँ पर हम देखें कि ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उनमें से
4 में से 3 तो जो है वो पार्शली डिपेंड कर रहे हैं, पार्शली है, पार्शियल डिपेंडेंसी है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा है जो कि ग्रेड है, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने की शर्त ये कहती है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी हो, और दूसरी चीज क्या है कि उसके अंदर कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट जो कि यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं, वो उनमें से कोई एक भी ऐसा ना हो जो पार्शियल डिपेंड करता हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारे पास फिर उसके अंदर कुछ एनॉमलीज आ जाएंगी। कैसी एनॉमलीज आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर रिडंडेंसी आ जाती है, डाटा रिपीट हो रहा है। तो उसकी वजह से एनॉमलीज आ रही हैं जी, इंसर्शन एनॉमली आ रही है, डिलीशन एनॉमली आ रही है, अपडेशन एनॉमली आ रही है। ये क्या होती है, ये थोड़े से एग्जांपल से देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सामने उसी टेबल के अंदर कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एफआईडी, रूम और ग्रेड, ये सारे वही पिछले वाले टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं। और यहाँ पे देखें एक जगह पर ग्रेड नल भी है, और आप देखें कि यहाँ पर कोर्स आईडी C3456 है, और इसके अगेंस्ट आप देखें रूम F2345 है, और सॉरी FID 2345 है, रूम 104 है, और उसका ग्रेड भी है। इसी तरह से एक और कोर्स आईडी है सेम, और उसके अगेंस्ट फिर से हमें उसकी फैकल्टी का आईडी, फिर से उसका रूम मेंशन करना पड़ा। सही है। इसी तरह से हमारे पास एक कोर्स है, हमारे पास C5678, इसके अगेंस्ट हमें FID 4567 और उसका रूम 106, ये फिक्स था, ये हमने लिख दिया। लेकिन जब हमने दोबारा उस कोर्स का आईडी लिखा, नीचे दोबारा एंटर किया C5678, तो हमें फिर से उसके लिए वही सारी वैल्यूज लिखनी पड़ी। इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यू रिडंडेंट है, ये रिपीट हो रही है, 104 104 106 106, FID बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके नाम देखे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिडंडेंसी है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है पहली एनॉमली, हमारे पास है इंसर्शन एनॉमली। मिस इंसर्शन एनॉमली का आइडिया आपको यहाँ से मिलता है। मिसाल के तौर पर इस टेबल के अंदर मैं एक ऐसा कोर्स ऐड करना चाहती हूँ जिसमें अभी किसी स्टूडेंट ने एनरोल ही नहीं किया। सही है। अब अगर किसी भी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं किया तो मैं इस टेबल के अंदर उसकी वैल्यू एंटर भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं कोर्स का आईडी मिसाल के तौर पर C200 यहाँ लिख देती हूँ, तो स्टूडेंट आईडी नल हो जाएगी, स्टूडेंट नेम नल हो जाएगा, FID वो अभी नल है, क्योंकि अभी कोर्स तो सिर्फ या यूं कह ले कोर्स आईडी के अगेंस्ट अभी कोई कोर्स जो है ना वो सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है डिपार्टमेंट में, अभी भी फैकल्टी को किसी असाइन नहीं हुआ, ना उसको कोई रूम असाइन हुआ, ना कोई ग्रेड है। इसका मतलब है अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं सिर्फ एक वैल्यू ऐड करूंगी, बाकी सब वैल्यूज क्या ऐड करूंगी तो ये टेबल हमें ऐड नहीं करने देगा। ये एक इंसर्शन एनॉमली हो गई। इसी तरह से हम अगर कहें कि मैं कोई डिलीट करना चाहती हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई ऐसा, ये तो भी आपके सामने 4 जो है वो वैल्यूज गिवन है, अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू यहाँ से डिलीट करना चाहती हूँ, कोई ऐसा स्टूडेंट डिलीट करना चाहती हूँ, फर्ज करें जो कि एक ही स्टूडेंट है वो, और उसने एक पाक स्टडीज के कोर्स का एनरोल किया हुआ है, बस पाक स्टडीज का एक कोर्स है, उसका कोई कोर्स आईडी है, उस स्टूडेंट का कोई आईडी है जो उसमें एनरोल है, उस स्टूडेंट का कोई नाम है, कोई फैकल्टी आईडी, क्योंकि एक कोर्स एक है उस स्टूडेंट, और उस कोर्स के अंदर बच्चा भी एक ही पढ़ रहा है और एक ही फैकल्टी मेंबर है वाहिद जो इस पाक स्टडीज को पढ़ा रहा है। अब अगर मैं ऐसा कोई वैल्यूज यहाँ पर एंटर कर देती हूँ, मिसाल के तौर पर वो पहले कॉलम में वैल्यूज हैं, अगर मैं वो डिलीट करती हूँ तो उसका मतलब है सिर्फ पाक स्टडीज डिलीट नहीं हो रही, वो टीचर भी साथ ही डिलीट हो रहा होगा जो कि वो पाक स्टडीज पढ़ा रहा है, और वो पूरा कोर्स भी डिलीट हो रहा है। और अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट डिलीट कर रही हूँ, सिर्फ एक स्टूडेंट है ए, स्टूडेंट है ए, अब वो स्टूडेंट अगर मैं डिलीट करूंगी मतलब पूरा कोर्स डिलीट हो जाएगा, मतलब टीचर भी डिलीट हो जाएगा। या दूसरी सूरत में मैं एक कोर्स सिर्फ पाक स्टडीज का डिलीट करूंगी, स्टूडेंट को मैं डिलीट करना नहीं चाहती, लेकिन स्टूडेंट भी डिलीट हो रहा है, साथ टीचर भी डिलीट हो रहा है। ये डिलीशन एनॉमली आ गई। इसी तरह से अपडेट की एनॉमली क्या होती है जी? तीसरी एनॉमली वो ये है कि अगर आपके सामने ये 104 दो दफा है, फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज के अंदर 104 है, और आप अपडेट करना चाहते हैं इस रूम को, अगर तो आप बिल्कुल ध्यान से हर जगह पर 104 वाली एंट्री को एडिट करके 105 कर देते हैं तब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि डेटा आइटम रिपीट है, और फर्ज करें 49 टाइम तो ये काम बिल्कुल ठीक करे, लेकिन 50th टाइम जब 104 लिखा हुआ है आपने उसके अंदर वो वैल्यू अपडेट नहीं की, ठीक है, तो ये एक मसला क्रिएट हो गया जो आपको शायद उस वक्त पता ना चले, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि जी
हर तरफ तो उसका रूम नंबर अब 105 हो चुका है, लेकिन एक जगह पर उसका रिकॉर्ड अभी भी 104 ही है। तो ये हमारे पास कुछ एनॉमलीज आती है। एक इंसर्शन एनॉमली कि हम कोई ऐसी चीज ऐड नहीं कर सकते जिसमें हमारे पास कोई एक वैल्यू आ रही है, बाकी हमारे टेबल में कोई इसकी वैल्यूज ही नहीं है। कोई ऐसा कोर्स, मैं अकेला कोर्स नहीं ऐड कर सकती, मैं कोई अकेले, क्योंकि बाकी वैल्यूज बिल्कुल खाली होंगी। इस तरह से मैं कोई एक अकेला टीचर ऐड नहीं कर सकती, बाकी वैल्यूज बिल्कुल खाली होंगी। एंड इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम ढेर सारे नल टेबल के अंदर रख दें। इसी तरह डिलीशन के केस में अगर कोई ऐसा कोर्स है जो कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने एनरोल किया है, इन केस में वो स्टूडेंट डिलीट करती हूँ, मैं कोर्स डिलीट करना नहीं चाहती, कोर्स डिलीट हो जाएगा। या मैं कोर्स डिलीट करना चाहती हूँ, स्टूडेंट डिलीट ही नहीं करना चाहती, लेकिन वो भी साथ ही डिलीट हो जाएगा। इस तरह अपडेशन के केस में, रिपीटेड आइटम के केस में सारे भी अगर अपडेट हो जाए, माइट भी कोई रह जाए, तो दीज आर द अनोमलीज व्हिच अराइजेस यूजुअली। ओके, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या है कि हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, कि हमारे पास सोल्यूशन ये है कि रिलेशन को हम डीकम्पोज कर देते हैं बेस्ड ऑन द एफडीज। अब हमारे पास वही रिलेशन जो अभी पीछे लिखा हुआ था, कोर्स आईडी, स्टूडेंट नेम, एफआईडी, रूम, ग्रेड, और इनकी एफडीज भी जो लिखी हुई थी कि सी कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, और ये स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ये सारी वही पुरानी, ये ऊपर वाली एक दो तीन लाइंस जो है वो बिल्कुल पुरानी। इसके बेस पे वो कहता है कि सॉल्यूशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने का, अगर कोई टेबल आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे, रिलेशन को डीकम्पोज कर देंगे बेस्ड ऑन देयर एफ डीज। अब कैसे हो रहा जी, आप देखें, पहली एफडी को देखें, दूसरी को देखें और तीसरी को देखें। अब देखें तीसरी एफडी, कोर्स आईडी, एफआईडी, रूम, इन तीनों को इकट्ठा किया, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, सॉरी, कोर्स आईडी, एफआईडी और रूम को इकट्ठा किया। ये हमारे पास कोर्स आईडी, एफआईडी, रूम, हमने इन तीनों को मिला के एक अलग रिलेशन बना दिया कोर्स के नाम से। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये वाली एक एफडी नजर आ रही है आपको, तो हमने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये दोनों चीजें मिलाई और ये एक रिलेशन बना दिया स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, अब ये वाली सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब आप देखो कि स्टूडेंट नेम इसके अंदर कवर हो गया है, और हमारे पास एफ आई डी हमारे पास इसके अंदर कवर हो गया, एफ आई डी और रूम इधर कवर हो गए, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी चीजें कवर हो गई हैं। ये वाली, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की सारी चीजें आप देखिए, स्टूडेंट नेम जो है वो स्टूडेंट के टेबल में चला गया हुआ है, एफ आई डी और रूम जो है हमारे पास कोर्स के टेबल में चले गए। अब सिर्फ ये चीज रह गई है, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और ग्रेड। तो ये कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और ग्रेड इकट्ठा करके मैंने एक कोर्स का टेबल बना दिया। अब एक बड़ा टेबल था, दैट वाज क्लास, और उसके अंदर, टेबल के अंदर वैल्यूज जो थी वो इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमलीज की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे। हमने क्या किया, बड़े टेबल को डिवाइड करके छोटे छोटे टेबल्स में रख दिया। और किस बेस पे हमने डिवाइड किया, उसके एफ डीज के बेस पर। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि जी हमने तीन टेबल बना दिए हैं, एक स्टूडेंट का टेबल, कोर्स का टेबल और क्लास का टेबल। फायदा क्या होगा, मिसाल के तौर पर, अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो वैल्यूज ऐड करती हूँ और मैं कहती हूँ कि कोई मेरे पास कोर्स ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, फर्स्ट करें वो पाक स्टडीज का ही कोर्स है, और वो मैं इधर टेबल में एंटर कर देती हूँ, उस कोर्स का आईडी फॉर एग्जांपल 1 है, फैकल्टी आईडी जो भी है उसका, जो पढ़ा रहा है, जो रूम है, और जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पर 1 है। अब अगर मैं कोर्स डिलीट करती हूँ, यहाँ पर कोर्स आईडी डिलीट होगा, उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कोर्स की पाक स्टडीज की डिलीट होगी, जो स्टूडेंट वहां पर एनरोल था वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट डिलीट करती हूँ तो स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन पाक स्टडीज का कोर्स डिलीट नहीं होगा। तो ये डिलीशन एनॉमली तो हमारी खत्म हो गई। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमने इंसर्ट करनी है वैल्यू, अगर मैंने स्टूडेंट ऐड करना है, तो मैं सिंपल स्टूडेंट का नेम और उसका आईडी ऐड करूंगी, मुझे कोर्स और क्लास के अंदर वैल्यूज नहीं भी चाहिए तो मुझे वहां पे नल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से कोर्स अगर मैं कोई ऐसा रखती हूँ जो मैं ऐड करना चाह रही हूँ, सिर्फ नया कोर्स है, उसमें कोई स्टूडेंट एनरोल है ही नहीं है अभी तक, उसको कोई रूम भी असाइन नहीं है, क्लासरूम भी, ठीक है, तो उस केस में भी मैं आसानी से इसके अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ। इसका मतलब इंसर्शन और डिलीशन की एनोमलीज अब इधर नहीं रही।
फिर तीसरी हमारे पास आ जाती है अपडेट की अनोमली। और हमने देखा था कि अगर मैं कोर्स के क्रेडिट आवर्स को जो है वो अपडेट करूंगी तो मैं सिर्फ पर्टिकुलरली कोर्स के अंदर जाकर उसको अपडेट कर दूंगी। एक उस फॉर एग्जांपल कोर्स आईडी था वो 3, जिसके अगेंस्ट मुझे फॉर एग्जांपल उसका रूम, फर्ज करें उसका रूम नंबर मुझे जो था वो 104 की बजाय 105 करना था। तो वो कोर्स आईडी अगर 3 था तो मैं सीधा यहाँ कोर्स के आईडी 3 के ऊपर जाऊंगी, वहां 104 की जगह 105 लिखूंगी। और ये काम मुझे सिर्फ एक दफा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोर्स आईडी यहाँ पर प्राइमरी की है। ठीक है। और मुझे बाकी सब जगहों पे सिर्फ एक दफा लिखा हुआ होगा कोर्स आईडी, उसके अगेंस्ट एक ही दफा रूम चेंज होगा। आपको 49 टाइम्स करने की जरूरत नहीं होगी, जैसे कि पिछली एग्जांपल मैंने आपको दी थी। फिर 50 जगह पर अगर आपको चेंज करना है। इसी तरह स्टूडेंट के केस में भी आप ये देखें। तो अब ये वाली जो हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म टेबल की बन रही है, रिलेशन की बन रही है, इसके अंदर हमारे पास ये तीनों एनोमलीज अब नहीं रही। ठीक है। Each of these tables is in second normal form, free of anomalies due to partial dependency। ये हमें बात पता चल गई है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है कि जी अ टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कब होगी? इफ एंड ओनली इफ वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है? देर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, दैट इज no non-key attribute is dependent on another non-key attribute। again, पहली शर्त है कि वो रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो। और उसके अलावा क्या है? देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसका मतलब है कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी भी नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड ना करे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास स्टूडेंट का वही पुराने वाला टेबल है जो भी स्टार्ट में भी आया था, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम क्रेडिट्स। पहली एफडी देखें तो वो कहती है स्टूडेंट आईडी ये सारी चीजें डिटरमिन करी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम क्रेडिट। दूसरा हमारे पास एफडी कहता है कि जी प्रोग्राम नेम डिटरमिन्स प्रोग्राम क्रेडिट। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि एस आई डी, स्टूडेंट आईडी जिसे हम कह रहे हैं, ये एक की है। ये तो सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन करिए, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, वो कहता है। लेकिन जब एक नॉन की, प्रोग्राम नेम एक नॉन की चीज है, प्रोग्राम क्रेडिट एक नॉन की चीज है, लेकिन जब एक नॉन की चीज किसी नॉन की चीज को या नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट को अगर डिटरमिन कर रहा है तो ये मसला है। फिर वो कहता है तब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। अगर ऐसा मसला हल हो जाता है, यानी ऐसी कोई एट्रीब्यूट, ऐसा कोई नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है जो कि किसी भी नॉन के एट्रीब्यूट को डिटरमिन नहीं कर रहा, तब हम कहते हैं, और प्लस वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, तब हम कहते हैं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। इसमें भी आप देखें यही सारी पिछली टेबल के अंदर ये वाला टेबल है और उसके अंदर ये हमने सारा डाटा डाल दिया हुआ है, और इसके अंदर भी वही सारी एनोमलीज हैं जो कि हमारे पास पिछले में भी थी। अब अगर इसमें देखें प्रोग्राम नेम से हम प्रोग्राम का क्रेडिट जो है वो गेस कर रहे हैं, तो डिटरमिन कर रहे हैं। तो एमसीएस के यहाँ 64 क्रेडिट आ रहे हैं, इसी तरह बीसीएस के 132 हैं, एमसीएस के 64 है, एमसीएस 64, बीआईटी 134। अब अगर हम कहते हैं हमारे पास एक और बीसीएस का नया प्रोग्राम आया और उसका क्रेडिट आर 134 या 136 है फॉर एग्जांपल, तो हमें सब जगह पर 132 की बजाय 136 करना पड़ेगा। ठीक है। ये एक मसला होगा क्योंकि बीसीएस का यहाँ पर आपको एक एंट्री नजर आ रही है, माइट भी वो बहुत ज्यादा एंट्रीज हो। ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा कि जी बीसीएस अब जो है वो 132 का नहीं रहा, बल्कि 100 स्टूडेंट्स ने लिया और 100 जगह पर जाकर उसको चेंज किया जाए। ये एक एनोमली आ गई है इसके अंदर। सही। और अगर आप सब तरफ कर देते हैं 100 स्टूडेंट्स में से 98 का आप बिल्कुल परफेक्टली करते हैं, 2 स्टूडेंट्स का फिर से रह जाता है, तो ये आपकी अपडेशन एनोमली आपकी राइज हो गई है। या आप एक नया बीसीएस का जो है वो और ऐड करते हैं प्रोग्राम, और आप सारे के सारे अब जो है वो 134 के हैं, लेकिन आपने गलती से फिर से कोई 132 का ऐड कर दिया। तो सिंस आप कहते हैं कि जी प्रोग्राम नेम से प्रोग्राम क्रेडिट डिटरमिन हो रहा है, तो आपको पता चलेगा जी बीसीएस 132 वाला भी नजर आ रहा होगा आपको,
और BCS आपको 134 का भी नजर आ रहा होगा। तो ये एक मसला है, क्योंकि प्रोग्राम तो एक्चुअली किसी भी एक की वैल्यू का हो सकता है, या वो 132 क्रेडिट आर का होगा, या वो 134 या 136, जो भी मैंने पहले कहा। तो ये एक अनोमली है। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास फिर से वही काम है कि हमारे पास ये पुराने वाला ही सारा स्टूडेंट का टेबल का डाटा है, और इसकी ये एफडीज गिवन है। और हम क्या करेंगे जी कि हम उसकी बेस पर टेबल्स को डिवाइड कर लेंगे। और क्या करेंगे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, प्रोग्राम का नेम, ये एक टेबल में डाल देंगे। और प्रोग्राम का क्रेडिट आप देखें, ये वाली चीज प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम क्रेडिट को एक अलग टेबल में डाल देंगे। और ये प्रोग्राम का नाम दे दिया, इसको स्टूडेंट का नाम दे दिया। अच्छा, ये प्रोग्राम क्रेडिट अगर इधर आ गया तो स्टूडेंट में डालने की फिर इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के तो अपने कोई क्रेडिट नहीं है ना, तो प्रोग्राम का क्रेडिट है। तो अब अगर आप एक जगह पर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि प्रोग्राम का नेम BCS है और उसका क्रेडिट 132 था, तो और 100 स्टूडेंट्स ने वो ऑप्ट किया हुआ था, तो आप 100 जगहों पर जाकर उसके अगेंस्ट 100 स्टूडेंट्स का डाटा अपडेट नहीं कर रहे होंगे, जैसा आप पहले कर रहे थे। और 98 का करने के बाद 2 का मिस हो गया तो मसला हो गया। अब आप क्या करोगे, सिर्फ प्रोग्राम का नेम आपने BCS देखा, उसके अगेंस्ट जाके आपने 132 को 134 या 136 जो भी आपकी अपडेट वैल्यूज बनती है आपने वो उधर डाली सिर्फ एक दफा, और आपका ये मसला हल हो गया। अब इसके अंदर कोई ऐसी अनोमली नहीं रही। तो ईच ऑफ द टेबल इज इन 3NF एंड फ्री ऑफ एनोमलीज। इसी तरह इसके अंदर डिलीशन और अपडेशन की एनोमलीज भी कवर हो जाएंगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद हमारे पास एक आ जाती है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। ये हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ 3NF भी कहते हैं। और हम कहते हैं कि हर रिलेशन जो कि BCNF में है वो 3NF में भी है। ठीक है, हर रिलेशन जो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में है वो 3NF में भी है, लेकिन हर 3NF वाला रिलेशन BCNF में नहीं है, यानी वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, 3NF को हम चेक करते हैं स्टेप्स में, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म चेक किया तो हमने चेक, उसके कुछ रूल थे। फिर हमने सेकंड में किया तो उसका प्रीरेक था कि वो फर्स्ट नॉर्मल में भी हो प्लस कुछ कंडीशन है। थर्ड में जब हमने चेक किया तो हमने चेक किया कि वो फर्स्ट में भी हो सेकंड में भी हो, फिर हमने उसको सेकंड में चेक करने के बाद फिर उसके अंदर कुछ कंडीशन लगाई। तो ये जो BCNF है वो हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं उसके अंदर, जैसे अनलाइक 3NF जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कैसे पता चलता है BCNF में है कि अ टेबल इज इन BCNF इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। वो जो आपके एफडीज हैं, तो आपकी एफडीज में से जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो सब के सब जो है वो कैंडिडेट की है, तो हम कहते हैं कि जी वो BCNF में भी है। अच्छा, एक सिचुएशन है जब हम कहते हैं कि टेबल इज इन 3NF इज नॉट इन BCNF। वो कौन सा है कि जी अ नॉन की determines a part determines a part of the composite primary key। ये आपको एग्जांपल से समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये फैकल्टी जो है वो फैकल्टी आईडी, डिपार्टमेंट ये इसकी की है, फिर इस ऑफिस रैंक और डेट हाइड है इसके अंदर एट्रीब्यूट। तो पहला इसमें एफडी है, एफआईडी और डिपार्टमेंट मिलके ऑफिस रैंक और डेट हाइड सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमिन कर रहा है। इस तरह से ऑफिस अकेला जो है वो डिपार्टमेंट को भी जो है वो डिटरमिन करा। तो टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो है, जो अगर आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म की चेकिंग करें इसके ऊपर सारी कंडीशंस, तो ये कहेगा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन ये BCNF में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफिस जो है, ऑफिस वो एक कैंडिडेट की नहीं है। ऑफिस एक कैंडिडेट की नहीं है, लेकिन वो एक कैंडिडेट की के पार्ट को डिटरमिन कर रहा है, दैट इज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम टेबल को वी डिकम्पोज द टेबल अगेन टू ब्रिंग इट इनटू BCNF। अगर वो BCNF में नहीं है तो हम उसको BCNF में लाने के लिए इस टेबल को डिकम्पोज करेंगे। और डिकम्पोज कैसे करेंगे, इसकी एफडीज की बेस पे। तो एक देखें आप, ऑफिस और डेप्ट की बन जाएगी, आप ऑफिस डेप्ट के नाम से ऑफिस का हो गया। दूसरा देखें FID डिपार्टमेंट, और इसकी बेस पर आपका एक बन जाएगा, ये आप देखें FID डिपार्टमेंट ऑफिस रैंक, ये आपका बन गया फैकल्टी का। और तीसरा आप देखें यहाँ पे आपको जो टेबल नजर आ रहा है उसके अंदर आप देखें, तीसरे टेबल के अंदर आपको डेप्थ और ऑफिस आपस में रिप्लेसेबल है।
क्यों? क्योंकि जनरेट्स मल्टीपल ओवरलैपिंग कैंडिडेट की, सो वी हैव ये ऑफिस डिटरमिन करा है कैंडिडेट की को इस वजह से। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, वी डिकम्पोज द टेबल अगेन टू ब्रिंग इट टू बीसीएनएफ। हमने अगेन उसको डिकम्पोज किया, ये हमारे पास टेबल्स आ गए हैं। अब इस टेबल के अंदर अगर आप डेटा डालेंगे तो वो सारी नॉर्मली जो बहुत दफा पहले भी जिक्र हो गई वो नहीं आएंगी। लास्ट इसकी स्लाइड है जनाब के, आफ्टर BCNF फोर्थ फिफ्थ एंड डोमेन की नॉर्मल फॉर्म्स एग्जिस्ट। 4NF डील्स विद मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, डील विद पॉसिबल लॉसलेस डिकम्पोजिशन। और DKNF यानी डोमेन की नॉर्मल फॉर्म रिड्यूसेस फर्दर चांसेस ऑफ एनी पॉसिबिलिटी इनकंसिस्टेंसी। ये हमने जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन का ये और FDs का, ये थोड़ा सा ड्राई है पढ़ने में समझने में, लेकिन आई होप एंड प्रे कि इंशाल्लाह आप लोग इसको समझ लेंगे। कोई भी इशू होगा तो वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।